Hello everyone. Welcome to For Nurses Preparation YouTube channel. I'm Neeraj Kumar Kathal. Let's begin today's important MCQ session for upcoming nursing recruitment exams. First question is most serious complication of fracture of bone is बोन फ्रैक्चर होने के बाद सबसे ज्यादा सीरियस कॉम्प्लिकेशन कौन सा हो सकता है? ऑप्शन ए सेप्टिसीमिया, बी हाइपरटेंशन, सी फैट एम्बोलिज्म, डी हेमरेज। ऑप्शन सी इज करेक्ट हियर. Fat embolism is the right choice. Let's see about this. Clients with long bone fracture are at greatest risk of developing fat embolism. जिन पेशेंट्स के अंदर लॉन्ग बोन के अंदर फ्रैक्चर होता है उनके अंदर फैट एम्बोलिज्म के डेवलपमेंट की संभावना सबसे ज्यादा देखने को मिलती है. Fat embolism can occur within first 24 hours after fracture, and after 24 hours there may be risk of developing air embolism. यहाँ पर दो चीजें इंपॉर्टेंट हैं, इन्हें आप स्टार मार्क कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा. जैसे ही किसी क्लाइंट की लॉन्ग बोन जैसे कि फीमर आदि में फ्रैक्चर होता है, ये बोन जब टूट जाती है तो इस बोन के अंदर मौजूद फैट मॉलिक्यूल्स ब्लड सर्कुलेशन में आ जाते हैं और ये फैट मॉलिक्यूल ब्लड में इजीली डिसॉल्व नहीं हो पाते और ब्लड के साथ फ्लो करने लगते हैं. जब ये फैट मॉलिक्यूल किसी ऐसी छोटी ब्लड वेसल से होकर गुजरते हैं तो वहां पर जाकर ये या तो ब्लड वेसल की दीवार से चिपक जाते हैं या फिर साइज ब्लड वेसल का कम होने के कारण वहां अटक जाते हैं. इनके वहां अटकने के कारण संबंधित ऑर्गन तक पर्याप्त मात्रा में ब्लड सप्लाई नहीं हो पाती. इसी कंडीशन को हम फैट एम्बोलिज्म के नाम से जानते हैं. याद रखिएगा, जैसे ही क्लाइंट के अंदर बोन फ्रैक्चर हुआ तो फर्स्ट 24 आवर्स के अंदर क्लाइंट में फैट एम्बोलिज्म के डेवलप होने की संभावना रहती है और 24 आवर्स कंप्लीट हो जाने के बाद में क्लाइंट के अंदर एयर एम्बोलिज्म डेवलप होने की संभावना रहती है. तो यहां से ये दो चीजें इंपॉर्टेंट है, पूछी जा सकती है. फ्रैक्चर के बाद पहले 24 घंटे में फैट एम्बोलिज्म और फिर बाद के 24 घंटे बाद एयर एम्बोलिज्म. अगर आपसे पूछ लिया जाए कि फैट एम्बोलिज्म होने पर क्लाइंट में कौन कौन से साइन एंड सिम्टम्स देखने को मिलते हैं तो आप बताएंगे रेस्टलेसनेस, हाइपोक्सिया, मेंटल स्टेटस चेंज, टैकीकार्डिया, हाइपोटेंशन, डिस्पनिया, टैकीपनिया, पेटेकियल रैशेस ओवर द अपर चेस्ट एंड नेक एरिया. जैसे ही क्लाइंट को फ्रैक्चर के बाद फैट एम्बोलिज्म होगा सबसे पहले क्लाइंट के अंदर बेचैनी देखने को मिलेगी, क्लाइंट रेस्टलेस होगा. उसके बाद उसके शरीर में ऑक्सीजन का लेवल धीरे धीरे कम होने लगेगा. क्लाइंट का मेंटल स्टेटस भी कुछ ठीक नहीं लगेगा. हार्ट रेट 100 बीट्स पर मिनट से ज्यादा हो जाएगी. ब्लड प्रेशर काफी कम होने लगेगा. क्लाइंट को सांस लेने में तकलीफ हो सकती है. क्लाइंट में रेस्पिरेशन रेट कम हो सकती है. इसके अलावा क्लाइंट के अपर चेस्ट और नेक वाले एरिया में हल्के लाल रंग के निशान चकते दिखाई देंगे. ये चीजें अगर किसी क्लाइंट में आपको देखने को मिले तो आप तुरंत समझ जाइएगा कि क्लाइंट के अंदर फैट एम्बोलिज्म कंडीशन डेवलप हो रही है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज
Which of the following factor is important for healing an infected decubitus ulcer? आपको इन तीनों ऑप्शंस में से उस ऑप्शन को सेलेक्ट करना है जो कि इन्फेक्टेड डेक्यूबिटस अल्सर के हीलिंग के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन वन कहता है एडिक्वेट सर्कुलेटरी स्टेटस, यानी पर्सन में ब्लड सर्कुलेशन उस अल्सर एरिया तक अच्छा होना चाहिए। ऑप्शन टू शेड्यूल्ड पीरियड ऑफ रेस्ट, क्लाइंट को रेस्ट करना चाहिए। ऑप्शन थ्री बैलेंस न्यूट्रिशनल डाइट, क्लाइंट को बैलेंस्ड न्यूट्रिशनल डाइट लेनी चाहिए। विच वन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर दैट हील्स अल्सर? डेक्यूबिटस अल्सर को आप बेड सोर के नाम से भी जानते हैं, आप चाहें तो इसके सामने नोट कर सकते हैं डेक्यूबिटस अल्सर, या इसे आप बेड सोर के नाम से भी जानते हैं। किसी भी क्लाइंट की ओवरऑल हेल्थ को अच्छा रखने के लिए बैलेंस्ड न्यूट्रिशनल डाइट लेनी चाहिए और काम के बीच बीच में रेस्ट भी करते रहना चाहिए। तो यहाँ पर ये दोनों ऑप्शन क्लाइंट की जनरल हेल्थ को बेहतर रखने के लिए इम्पॉर्टेंट है। लेकिन अगर मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रायोरिटी बेस पर ये आपसे पूछा जाए कि डेक्यूबिटस अल्सर या बेड सोर होने पर सबसे ज्यादा हीलिंग के लिए क्या जरूरी है, तो आप बताएंगे क्लाइंट में जिस जगह पर बेड सोर है वहां पर ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होना चाहिए। क्लाइंट में इन्फेक्टेड ब्लड डेक्यूबिटस अल्सर है, यानी क्लाइंट को बेड सोर हुआ था और उसके बाद उसके अंदर इन्फेक्शन भी हो चुका है। तो इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए आप एंटीबायोटिक मेडिसिन देंगे। अगर क्लाइंट में सर्कुलेशन अच्छा नहीं होगा तो ये एंटीबायोटिक मेडिसिन उस अल्सर वाले एरिया तक नहीं पहुंच पाएंगी, और वहां अगर ब्लड नहीं पहुंचेगा तो ये मेडिसिन कैसे पहुंचेगी, कैसे वहां मौजूद बैक्टीरिया आदि को किल करेगी। सो हम कह सकते हैं कि क्लाइंट में बेड सोर्स को हील करने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि क्लाइंट में जिस एरिया के अंदर बेड सोर है वहां का सर्कुलेशन बेहतर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, human chorionic gonadotropin hormone is secreted by, ह्यूमन कॉरियोनिक गोनेडोट्रोपिन हार्मोन किसके द्वारा सिक्रीट होता है? एंडोमेट्रियम, कॉर्पस ल्यूटियम, सेंशियो ट्रोफोब्लास्ट ऑफ प्लेसेंटा, या फिर ग्राफियन फॉलिकल्स? प्रीवियस एग्जाम में इस क्वेश्चन को पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। यस, आप बिल्कुल सही हैं, ऑप्शन सी इज करेक्ट हियर। याद रखिएगा, प्रेगनेंसी के फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर प्रेगनेंसी को मेंटेन करने के लिए ह्यूमन कॉरियोनिक गोनेडोट्रोपिन हार्मोन की आवश्यकता होती है। शॉर्ट में इसे हम एचसीजी के नाम से लिखते हैं। यूरिन में इसकी प्रेजेंस को आइडेंटिफाई करके प्रेगनेंसी की कंफर्मेशन की जाती है। एचसीजी हार्मोन प्लेसेंटा की सिंशियो ट्रोफोब्लास्ट सेल्स द्वारा बनाया जाता है। प्रेगनेंसी के फर्स्ट ट्राइमेस्टर में जो मॉर्निंग सिकनेस, एक्सेसिव वॉमिटिंग, नोजिया आदि फाइंडिंग देखने को मिलती हैं वो इसी एचसीजी हार्मोन की प्रेजेंस के कारण ही होता है। एंडोमेट्रियम जो है यूट्रस की सबसे अंदर वाली लेयर है। एंडोमेट्रियम इज अ इनर लेयर ऑफ द यूट्रस। कॉर्पस लूटियम की बात की जाए तो ये ग्राफिन फॉलिकल्स के ब्रस्ट होने के बाद, फटने के बाद बनती है। ग्राफियन फॉलिकल जब रप्चर होती हैं तो ओव्यूलेशन होता है। जैसे ही ग्राफियन फॉलिकल्स फटती हैं यहां से ओवम रिलीज होता है। इस प्रोसेस को हम ओव्यूलेशन कहते हैं। और ओव्यूलेशन होने के बाद जो स्ट्रक्चर बचती है उसे हम कॉर्पस ल्यूटियम के नाम से जानते हैं। और इस कॉर्पस ल्यूटियम के द्वारा
प्रोजेस्टेरोन नामक हार्मोन का सिक्रीशन किया जाता है, जो कि प्रेगनेंसी के मेंटेनेंस हेतु काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, the nurse is providing discharge teaching for a client taking disulfiram. The nurse should instruct the client to avoid eating. एक पेशेंट जिसे डाइसल्फिराम ड्रग चल रही थी, अब उसे डिस्चार्ज किया जा रहा है, तो डिस्चार्ज के समय क्लाइंट को कौन से फूड सब्सटेंस नहीं खाने की सलाह दी जाएगी? ऑप्शन ए पीनट्स, डेट्स, रेजिन, बी फिग्स, चॉकलेट, एगप्लेट, सी पिकल्स, सैलड with vinaigrette dressing, beef, D milk, cottage cheese, आइसक्रीम। जो लोग डाइसल्फिराम ड्रग ले रहे होते हैं, उन्हें कौन सा फूड सब्सटेंस नहीं खाना चाहिए? डाइसल्फिराम एक एंटाब्यूज ड्रग है, यानी कि वह मेडिसिन जो किसी चीज की लत को छुड़ाने के काम आती है। एग्जाम्पल की बात करें तो डाइसल्फिराम अल्कोहल एडिक्टेड पर्सन्स में अल्कोहल की आदत को छुड़ाने के लिए इस्तेमाल की जाती है। होपफुली अब आप इस क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे। यस, एग्जैक्टली, ऑप्शन सी इज करेक्ट हियर। जिन लोगों में डाइसल्फिराम ड्रग चल रही होती है, उन्हें ऐसी कोई भी सब्सटेंस नहीं खानी चाहिए जिसमें अल्कोहल हो या फिर विनेगर हो। अल्कोहल या विनेगर खाने पर इस दवा के साइड इफेक्ट शुरू हो जाते हैं, जिसके कारण क्लाइंट में एक्सेसिव नोजिया, वॉमिटिंग, पाल्पिटेशन, वर्टिगो, मूड डिस्टर्बेंस, ये सब चीजें देखने को मिलती हैं। सो अवॉइड करें अल्कोहल एंड विनेगर बेस्ड फूड सब्सटेंस इफ यू टेकिंग डाइसल्फिराम ड्रग। विनेगर का मतलब है सिरका, जिसे कि आप गन्ने के रस से तैयार करते हैं। ये भी एक प्रकार का पिकल है, अचार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लेब्स बेसिलस इज द नेम ऑफ। नीचे बताए ऑप्शंस में से उस बैक्टीरियल टाइप को आपको बताना है जिसे हम क्लेब्स बेसिलस के नाम से भी जानते हैं। स्ट्रेप्टोकोकाई, साल्मोनेला टाइफी, कॉर्नी बैक्टीरियम डिप्थीरी, मेनिंगोकोकाई। The right answer is option C, Corynebacterium diphtheria। आइए इससे जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट कर लेते हैं। इंपॉर्टेंट है, ये जो कॉर्नी बैक्टीरियम डिप्थीरिया है, ये डिप्थीरिया डिजीज का कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म है। कॉर्नी बैक्टीरियम डिप्थीरिया जो बैक्टीरिया है, इसके द्वारा डिप्थीरिया डिजीज कॉज किया जाता है। अब इस कॉर्नी बैक्टीरियम डिप्थीरिया को हम क्लेब्स बेसिलस के नाम से क्यों जानते हैं, इसका रैशनल सुनिएगा। 1884 के अंदर दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसकी डिस्कवरी की थी। उन्हीं के सरनेम के बिहाफ पर इसे क्लेब्स बेसिलस के नाम से जाना जाता है। इन साइंटिस्ट का नाम था सबसे पहले एडविन क्लेब्स और सेकंड थे फ्रेडरिच लॉफलर। यहां पर पहले साइंटिस्ट के नाम से आप क्लेब्स ले लीजिए और दूसरे साइंटिस्ट के सरनेम लॉफलर को ले लीजिए।
इन दोनों के नाम को मिलाकर ही हमने क्लेब्स लॉफलर बेसिलस नाम दिया है इस बैक्टीरिया को। होपफुली आप इसे भूलेंगे नहीं। एडविन क्लेब्स एंड फ्रेडरिच लॉफलर, they discovered the Corynebacterium diphtheriae and it is a causative organism of diphtheria disease. Next question is, most sensitive marker of the body iron store is? हमारे शरीर में कुल कितना आयरन मौजूद है? अगर आपको इसका पता लगाना हो तो इसके लिए कौन सा मार्कर सबसे सही, सबसे उपयोगी माना जाएगा? ऑप्शन ए कहता है सीरम टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी, ऑप्शन बी कहता है सीरम आयरन, ऑप्शन सी कहता है सीरम फेरेटिन, ऑप्शन डी कहता है सीरम ट्रांसफेरिन। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, सीरम फेरेटिन। किसी भी क्लाइंट के अंदर आयरन की कितनी मात्रा है, इसका एक्यूरेट असेसमेंट सीरम फेरेटिन के लेवल का असेसमेंट करके किया जा सकता है। सीरम फेरेटिन का असेसमेंट बेसिकली किसी भी क्लाइंट में एनीमिया की कंडीशन के कॉज को आइडेंटिफाई करने हेतु किया जाता है। एनीमिया आयरन डेफिशिएंसी के कारण है या फिर किसी और क्रॉनिक डिसऑर्डर के कारण है, इस चीज के टेस्ट द्वारा हम इसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, which drug is used in procedure of maintaining CVP? जब किसी क्लाइंट में हम सेंट्रल वीनस प्रेशर मॉनिटर कर रहे होते हैं तो इस दौरान कौन सी ड्रग इस्तेमाल की जाती है? ऑप्शन ए हिपेरिन, ऑप्शन बी डोपामाइन, ऑप्शन सी एट्रोपिन, ऑप्शन डी ज़ाइलोकेन। The right answer is option A, heparin. सेंट्रल वीनस प्रेशर मॉनिटर करते समय डिवाइस के टिप पर क्लॉट फॉर्मेशन ना हो, इस चीज को प्रिवेंट करने के लिए नॉर्मल सलाइन में हेपेरिन को मिक्स करके फ्लो किया जाता है। हेपेरिन एक नॉर्मली नेचुरली अकरिंग एंटीकोगुलेंट सब्सटेंस है जो कि ब्लड क्लॉटिंग को रोकता है। हेपेरिन की टॉक्सिसिटी होने पर प्रोटामीन सल्फेट एज अ एंटीडोट इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फिजिशियन प्रिस्क्राइब्स कैप्टोप्रिल 25 mg per oral TID for the client with hypertension. Which of the following adverse reactions can occur with administration of कैपोटेन? किसी हाई ब्लड प्रेशर वाले पेशेंट को कैप्टोप्रिल नामक मेडिसिन दी जा रही है। इस मेडिसिन के एडवर्स रिएक्शन के रूप में कौन सी फाइंडिंग देखने को मिल सकती है? टिनिटस, परसिस्टेंट कफ, मसल वीकनेस, डायरिया। टिनिटिस शब्द का मतलब होता है रिंगिंग सेंसेशन इन द ईयर, कानों में घंटी जैसी आवाज सुनाई देना। The right answer is option B, persistent cough. जो कैप्टोप्रिल मेडिसिन है, इस मेडिसिन के साइड इफेक्ट के रूप में क्लाइंट को लगातार कफिंग हो सकती है।
सो एवरीवन, ये था हमारा आज का वीडियो। होपफुली आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक कर दीजिएगा। इसी तरह के और वीडियोस देखने के लिए फॉर नर्सेस प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। बेस्ट ऑफ लक।